क्या आपने कभी कागज के टुकड़े पर काले पेन से कुछ लिखा है और फिर गलती से उस पर पानी गिरा दिया हो? क्या आपको याद है कि आपने क्या देखा था तब? तो आप देखेंगे कि वो जो काली स्याही होती है वो फैल जाती है और आपको कुछ ऐसे अलग अलग रंग भी दिखने लगते हैं, जैसे कि कुछ गहरे नीले और कुछ गहरे बैंगनी रंग देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंजक असल में बहुत से अलग अलग घटकों से मिलकर बना होता है। तो जो अभी अभी आपने देखा है वो एक पेपर वर्णलेखिकी है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसका एक उदाहरण है। वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी में किसी तरह के मिश्रण को लेकर किसी ठोस या द्रव का उपयोग करके उसके घटकों को अलग अलग किया जाता है। वर्णलेखिकी कई अलग अलग तरह की होती है। उन सभी में एक चीज समान होती है, उन सभी में गतिशील प्रावस्था यानी मूविंग फेस और स्थायी प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेस होता है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि पेपर वर्णलेखिकी कैसे काम करती है, क्योंकि ये सबसे आसान है। पेपर वर्णलेखिकी में स्थायी प्रावस्था कागज होता है, तो ये आपका कागज का टुकड़ा। आप नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन खींच सकते हैं और उस पर अपने नमूने का एक धब्बा बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक बीकर चाहिए होगा, इसमें आप अपनी गतिशील प्रावस्था यानी मोबाइल फेस को डालेंगे और आपकी गतिशील प्रावस्था किसी तरह का विलायक हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे पानी हो सकता है, या ये कोई भी कार्बनिक विलायक यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, जो आप चाहें। अब जब आपके पास ये है तो आप थोड़ी मात्रा में विलायक को डालिए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ये आपके धब्बे से ऊपर हो जाए। और समय के साथ आप जो देखेंगे वो ये है कि कैशिकीय क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन के माध्यम से गुलाबी विलायक कागज के टुकड़े पर ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही ये होता है तो ये जो विलायक है वो इस हरे धब्बे से कुछ रंजक अपने साथ ऊपर ले जाएगा। तो देखते हैं कि समय के साथ क्या होगा। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि ये दो धब्बों में अलग हो गया है। इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग घटकों से बना है। हालांकि अगर ये एक बहुत जटिल मिश्रण होता तो आप शायद 5, 6 या उससे भी ज़्यादा धब्बे देखते हैं। अब यदि आप और भी लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि धब्बे पेपर में और भी ऊपर जाएंगे और उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। तो अंततः हम ये दिखा रहे कि जो कुछ भी मूल रूप से हरे धब्बे में था वो केवल एक यौगिक नहीं था, बल्कि उसमें 2 यौगिक थे। और वे इस तरह से अलग क्यों होते हैं? नीला धब्बा ज़्यादा दूर तक गया, इसका मतलब यह है कि वो उस गुलाबी विलायक की ओर काफ़ी आकर्षित था जो साथ साथ चल रहा था, जबकि पीला धब्बा उतना अधिक नहीं हिला। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये स्थायी प्रावस्था यानी कि जो हमारा पेपर है ये उसकी तरफ अधिक आकर्षित था। तो गतिशील प्रावस्था और स्थायी प्रावस्था के बीच में जो घटकों को खींचने की प्रतियोगिता होती है उसी की वजह से पृथक्करण हो पा रहा है, जो सभी प्रकार की वर्णलेखिकी में होता है। तो चलिए इस जानकारी को तालिका में रखने का प्रयास करते हैं। हमने बात की कि कैसे पेपर वर्णलेखिकी के लिए स्थायी प्रावस्था ठोस है, गतिशील प्रावस्था एक द्रव है, एक विलायक है, और यहाँ पर जो पृथक्करण विधि का आधार है वो है ध्रुवणता, जिसका अर्थ है कि ये अपने रासायनिक गुणों के आधार पर विलायक के बजाय कागज के प्रति कितना आकर्षित है। एक और प्रकार की वर्णलेखिकी होती है जो लगभग पेपर वर्णलेखिकी के समान ही होती है, उससे हम पतली परत वर्णलेखिकी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या संक्षेप में टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हम देखेंगे कि इस तालिका के सभी बिंदु लगभग समान हैं। मुख्य अंतर यह है कि कागज के टुकड़े के बजाय आपके पास एक कांच की स्लाइड है जिस पर सिलिका जेल की एक परत चढ़ी है। ये एक बढ़िया उपकरण है जो आमतौर पर कार्बनिक रसायन प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है। आपको ये याद दिलाने के लिए कि ये दोनों संबंधित है, हमने यहाँ जो बनाया है वो है एक छोटा बीकर जिसके अंदर एक छोटी प्लेट या कागज का टुकड़ा है और तीर दिखाता है कि विलायक कैशिकीय क्रिया के माध्यम से प्लेट पर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगले प्रकार की जो वर्णलेखिकी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है
कॉलम वर्णलेखिकी। और इस मामले में आपके पास एक कॉलम है जिसे हमने यहाँ बाईं ओर बनाया है और आप इसे किसी प्रकार की पैकिंग सामग्री से भरते हैं और कुछ विलायक भी डालते हैं। और फिर जब आप अपने नमूने को, जिसके घटकों को आप अलग अलग करना चाहते हैं, जब आप उसे विलायक के अंदर धीरे धीरे डालते जाएंगे, ये बैंड्स में अलग अलग हो जाएगा जो विभिन्न यौगिकों को दर्शाता है और वे कॉलम से नीचे की ओर जाएंगे। आमतौर पर कॉलम वर्णलेखिकी में आप स्थायी प्रावस्था के लिए सिलिका जेल का उपयोग करेंगे और गतिशील प्रावस्था के रूप में आप कार्बनिक विलायक का उपयोग करेंगे और फिर से यहाँ पर पृथक्करण विधि का आधार ध्रुवणता ही होगी। अब अगली वर्णलेखिकी तकनीक है आकार अपवर्जन यानी कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। इसमें स्थायी प्रावस्था के लिए आप मोतियों या बीड्स का उपयोग करेंगे। तो आप इन छोटे मोतियों को कॉलम में पूरा भर देंगे और ये जो छोटे मोती है इनके बीच में छेद होते हैं, जगह होती है। तो जो छोटे यौगिक होंगे वो तो इन छेदों के बीच में से निकल जाएंगे, जैसे इस तरह से छेद के बीच में से निकल रहे हैं। लेकिन जो बड़े यौगिक होंगे वो दो मोतियों के बीच में से ही निकल पाएंगे। तो यहाँ होगा ये कि जो ये छोटे यौगिक होंगे वो इन मोतियों के बीच में फंसे रह जाएंगे, उन्हें बाहर निकलने में ज़्यादा समय लगेगा। और जो बड़े यौगिक होंगे वो इन दो मोतियों के बीच में से जल्दी निकल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पृथक्करण का आधार आकार है, साइज है। फिर एक होता है आयन विनिमय वर्णलेखिकी यानी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। इसमें कॉलम को भरने वाले मोतियों पर किसी प्रकार का समूह होता है जो आवेशित होता है। समान आवेश वाले यौगिक, सेम चार्ज वाले यौगिक कॉलम द्वारा प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल होंगे, जिसका अर्थ है कि वे बहुत तेजी से यात्रा करेंगे। लेकिन विपरीत आवेश वाले यौगिक, ऑपोजिट चार्ज वाले कंपाउंड्स, वे कॉलम से काफी अच्छे से चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो बाहर नहीं आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे वो स्थायी प्रावस्था से काफी आकर्षित है। अब इसके बाद एफिनिटी वर्णलेखिकी या बंधुता वर्णलेखिकी तकनीक। इसमें स्थायी प्रावस्था एक ठोस और गतिशील प्रावस्था एक द्रव होता है। यहाँ पर पृथक्करण की जो विधि का आधार है वो बंधुता होती है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो बंधुता वर्णलेखिकी भी काफ़ी हद तक समान ही है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ काफ़ी विशिष्ट अंतः क्रियाओं पर निर्भर करती है, जैसे एंजाइम और क्रियाधार के बीच, सबस्ट्रेट के बीच। जो चीज़ें एंजाइम से मजबूती से बनेगी वे शायद मुख्य रूप से सबस्ट्रेट ही होंगे, बाकी कॉलम से सीधे बाहर निकल जाएंगे। बाद में आप ये कर सकते हैं कि रुचि के यौगिक को जो पहले कॉलम से बंधा हुआ था किसी ऐसी चीज़ का उपयोग करके धोकर बाहर निकाल सकते हैं जिसकी ओर वो अणु और भी अधिक आकर्षित हो। अब अगर HPLC की बात करें तो HPLC का मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसे पहले हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता था। वैसे HPLC जो हमने कॉलम वर्णलेखिकी की तकनीक देखी थी, जो पीले रंग में है, उसके काफ़ी समान ही है, लेकिन ये उससे अधिक उन्नत है, उससे अधिक अच्छी है, जिसमें आप बहुत बहुत कम मात्रा के साथ काम कर रहे हैं और मशीन में डिटेक्टर बहुत अधिक संवेदनशील है, सेंसिटिव है। अंतिम प्रकार की क्रोमैटोग्राफी है गैस क्रोमैटोग्राफी। ये दूसरी तकनीकों से काफ़ी अलग है। यहाँ पर स्थायी प्रावस्था एक द्रव है और गतिशील प्रावस्था एक गैस है। ये जो गैस है वो उस द्रव के ऊपर से गुजरेगी। तो होता यह है कि आप अपना नमूना इंजेक्ट करते हैं और ये एक कुंडलित नली यानी कॉइल ट्यूब में यात्रा करके उस बॉक्स में जाता है, जिसे गैस क्रोमैटोग्राफ कहा जाता है। क्रोमैटोग्राफ के अंदर एक गर्म कक्ष होता है जिसमें से एक अक्रिय गैस, एक इनर्ट गैस बहती है। यहाँ नमूना वाष्पीकृत होता है, वेपराइज होता है और गैस प्रवाह में प्रवेश करके कॉलम पर चला जाता है। जो चीज़ें सबसे अधिक वाष्पशील होती है यानी जिनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वे तेज़ी से यात्रा करने में सक्षम होती है, जबकि उच्च क्वथनांक वाली चीज़ों को बाहर आने में अधिक समय लगता है। और इसलिए एक पृथक्करण विधि है जो बहुत अच्छी होती है जब आपके पास क्वथनांक में अंतर होता है। तो हमने इन सभी विभिन्न प्रकार की वर्णलेखिकी यानी क्रोमैटोग्राफी पर चर्चा की, लेकिन आप निश्चित रूप से इनमें से प्रत्येक के बारे में और भी अधिक विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।